मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ने जा रहे हैं न्यूक्लियस के बारे में और क्रोमोसोम्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आपको पता है कि न्यूक्लियस किसी भी सेल्स के लिए इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। किसी भी सेल्स में अगर न्यूक्लियस ना हो तो उसका कोई अस्तित्व नहीं होगा, क्योंकि यह ही कंट्रोल सेंटर इसको माना जाता है। यहाँ से डीएनए बनता है, आरएनए बनता है और राइबोसोम्स बनते हैं। यह यह माइटोकांड्रिया को भी कंट्रोल करता है। आइए शुरू करते हैं तब। डिस्कवरी। द न्यूक्लियस वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन इन 1831। न्यूक्लियस को सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में खोजा था। रॉबर्ट ब्राउन एक स्कॉटिश बोटानिस्ट थे। उन्होंने प्लांट सेल्स में इसको खोजा था। एक बड़े सेल्स का इंस्पेक्शन कर रहे थे माइक्रोस्कोप से, तो इनको एक बड़ी सेल दिखी जो 1831 में उन्होंने खोज निकाली। क्रोमैटिन नेमिंग। क्रोमैटिन नेम किसने दिया? फ्लेमिंग। एक फ्लेमिंग थे साइंटिस्ट। उन्होंने न्यूक्लियर मटेरियल को जब बेसिक डाई से उन्होंने स्टेन किया, मतलब उसको कलर किया, तो देखा, तब जाके उन्होंने इसका क्रोमैटिन नाम दिया। इंटरफेस न्यूक्लियस। When not dividing, the nucleus contains extended nucleoprotein fiber called chromatin. Nuclear matrix and one or more annuli. जब डिवाइड नहीं होती है, न्यूक्लियस एक न्यूक्लियर प्रोटीन फाइबर्स रखता है जिसे हम लोग क्रोमैटिन कहते हैं। एक न्यूक्लियर मैट्रिक्स भी इसमें होता है और एक या एक से ज़्यादा न्यूक्लियोलाई होते हैं। न्यूक्लियोलाई आपको ये है, न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियोलाई होता है, न्यूक्लियोलस भी इसको बोलते हैं। सिंगुलर और प्लूरल होता है तो न्यूक्लियोलाई आ जाता है। ये किसी में एक होता है, किसी में दो तीन होता है। इसके अंदर क्रोमैटिन फाइबर पाए जाते हैं और यही आरएनए और डीएनए सिंथेसिस का काम करता है। फिर बाद में ये क्रोमोसोम में चेंज होकर और बाहर निकलते हैं और ये डिफरेंट डिफरेंट रीजन में चले जाते हैं। अब बात करते हैं न्यूक्लियर इनवेलप की। न्यूक्लियर घेरा किससे होता है? तो यह दो पैरेलल मेम्ब्रेन होती हैं, ये पेरीन्यूक्लियर स्पेस के बीच में, जो स्पेस 10 से 50 नैनोमीटर के बीच में होता है। ये आपको पता होगा कि इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का ये सबसे बड़ा ऑर्गेनेल है न्यूक्लियस। यह एक्ट एज ए बैरियर बिटवीन द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। जो साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस के बाहर होता है, जो साइटोप्लाज्म में यहाँ एक तरल पदार्थ होता है, उसी के अंदर न्यूक्लियस ऐसे रहता है। तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है, पैरेलल मेम्ब्रेन, जो पेरीन्यूक्लियर स्पेस जो होता है इन दोनों के बीच में, ये इसमें से मटेरियल आने में इसमें रोकता है, एक बैरियर की तरह काम करता है। The outer membrane is continuous with endoplasmic reticulum and has ribosome on it. जो आउटर मेम्ब्रेन होता है वह कंटिन्यूअस होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से और उसमें राइबोसोम्स होते हैं। राइबोसोम्स न्यूक्लियोलस के अंदर बनते हैं और फिर बाहर भेज दिए जाते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म में, जो वहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है और उसी में ये डूबा रहता है। आपको पता होगा कि राइबोसोम के अंदर न्यूक्लियस नहीं होते हैं, क्योंकि यह एक न्यूक्लियस का ही पार्ट होता है, इसी से बन के बाहर निकलता है। यह न्यूक्लियर पोर क्या होता है? फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ टू मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियर इनवेलप। जो न्यूक्लियर पोर है वह दो मेम्ब्रेन के न्यूक्लियर इनवेलप के फ्यूजन से बना होता है। ये देखिए, ये न्यूक्लियर पोर है, ये और ये दो मेम्ब्रेन के फ्यूजन से बना होता है और इसके ये न्यूक्लियर पोर जो होता है, इसके चारों तरफ एन्यूलाई पाए जाते हैं। एक सर्कुलर और गोल स्ट्रक्चर होता है जिसे हम एन्यूलाई कहते हैं। वह बाहरी स्पेस से इसको बचाता है। इसी के थ्रू
न्यूक्लियर पोर के थ्रू ही राइबोसोम्स, क्रोमैटिन फाइबर्स ये सब बाहर निकलते हैं और साइटोप्लाज्म में जाते हैं या डिफरेंट डिफरेंट रीजन में जाते हैं। यह अलाउ करता है मूवमेंट ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। यही मैंने कहा कि यह अलाउ करता है आरएनए को और प्रोटीन मॉलिक्यूल को जो न्यूक्लियोलस में बनते हैं और ये न्यूक्लियर पोर के द्वारा जाते हैं। ये देखिए यहाँ अच्छे से दिखाया गया न्यूक्लियस में, ये न्यूक्लियर इनवेलप है, ऐसे घिरा हुआ है, ये न्यूक्लियोलस है, यहाँ सर्कुलर डीएनए होते हैं और डीएनए से मिलकर आरएनए बनता है जिसे ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं और आरएनए के थ्रू जब ये प्रोटीन बनता है। और आपको पता है कि प्रोटीन ही बॉडी बिल्डिंग ऑफ द मटेरियल। ये न्यूक्लियर पोर है दो ठे। अब इनके चारों तरफ एक सर्कुलर स्ट्रक्चर होती है जिसे हम लोग एन्यूलाई कहते हैं। वही इसको बाहर जाने से और बाहरी मटेरियल को अंदर आने से रोकता है। वो एक तरह से आप कह सकते हैं कि वह बैरियर का या गाइड का काम करता है कि किसको जाना है और किसको अंदर आना है। अब हम आते हैं कि इंटरफेज न्यूक्लियस के पार्ट्स पे। जैसे कई फेज होते हैं डिवीजन के, सेल डिवीजन के, तो यही डिसाइड करता है सारा चीज़। तो यह इंटरफेज न्यूक्लियस कंटेन लूज एंड इंडिस्टिंक्ट न्यूक्लियस ऑफ न्यूक्लियर प्रोटीन फाइबर कॉल्ड क्रोमैटिन। यह एक लूज और इंडिस्टिंक्ट नेटवर्क रखता है न्यूक्लियर प्रोटीन का जिसे हम लोग क्रोमैटिन कहते हैं। सेल डिवीजन, ड्यूरिंग सेल डिवीजन द न्यूक्लियस इज रिप्लेस्ड बाय स्ट्रक्चर क्रोमोसोम। सेल डिवीजन के दौरान अब ये देखिए नंबर ऑफ न्यूक्लियाई क्या होगा। टिपिकली ए सेल हैज वन न्यूक्लियस, टिपिकली एक सेल के पास एक न्यूक्लियस होता है, बट वेरिएशन एग्जिस्ट, लेकिन इसमें वेरिएशन एग्जिस्ट करता है। न्यूक्लियोलस के अंदर न्यूक्लियोलाई का मतलब ये है न्यूक्लियोलस, ये जब प्लूरल हो जाता है तो ये न्यूक्लियोलस हो जाता है। एग्जाम्पल ऑफ सेल्स विथ मल्टीपल न्यूक्लियाई, सर्टेन ऑर्गेनिज्म नॉट स्पेस। कुछ एग्जाम्पल होते हैं सेल्स में जिसमें मल्टीपल न्यूक्लियाई पाए जाते हैं, मतलब कई न्यूक्लियस पाए जाते हैं। सम मैच्योर सेल लैक ए न्यूक्लियस, कुछ मैच्योर सेल में न्यूक्लियस नहीं पाई जाती है, जैसे इरिथ्रोसाइट, रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स मैच्योर सेल्स है, उसमें आपका न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है कई मैमल के। और सिव ट्यूब सेल्स होता है वेस्कुलर प्लांट के, ये आपका इम्पोर्टेंट है, ये पॉइंट आपका इम्पोर्टेंट है कि किसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। जनरली ये माना जाता है कि जिसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है वो डेड सेल्स होते हैं। यही डिफ्रेंशिएट करता है लिविंग और नॉन लिविंग को, और प्रोकैरियोट और यूकैरियोट को। तो यह एक इम्पोर्टेंट एग्जांपल है जिसमें याद रखना पड़ेगा जो आपको। लिविंग स्टेटस raises the question of whether cells without a nucleus, example erythrocyte, sieve tubes are considered as living। इसमें क्वेश्चन भी है कि आप क्वेश्चन पूछिए कि क्या बिना न्यूक्लियस वाला सेल्स, इरिथ्रोसाइट और सिव ट्यूब सेल्स कंसिडर एज लिविंग सेल्स माना जाता है। उनको माना जाता है, इसीलिए उनकी जो एज होती है वो कम होती है। आप पढ़ेंगे तो रेड ब्लड सेल्स की एज जो है सारे सेल्स से लगभग लगभग कम होती है। न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म आल्सो कॉल्ड न्यूक्लियर मैट्रिक्स, न्यूक्लियस के अंदर जो तरल पदार्थ पाया जाता है, लिक्विड मटेरियल पाया जाता है, प्लाज्मा, उसे न्यूक्लियर मैट्रिक्स कहते हैं। इट कंटेन्स द न्यूक्लियोलस एंड क्रोमैटिन फाइबर। ये न्यूक्लियोलस, ये बीच वाला सेंटर, और ये क्रोमैटिन फाइबर्स आपको दिख रहे होंगे जिससे राइबोसोम्स, क्रोमोसोम्स ये सब बनते हैं, ये इसी में डूबे होते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म में, जिसे हम लोग न्यूक्लियर मैट्रिक्स भी बोलते हैं। न्यूक्लियोलाई आर स्फेरिकल नॉन मेम्ब्रेन बाउंड, ये न्यूक्लियोलाई है जो न्यूक्लियोलस है, ये यह नॉन मेम्ब्रेन होता है, इसके पास कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है। यह स्फेरिकल होता है, स्ट्रक्चर इन्वॉल्व इन राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस, जो
प्रोवाइड कराता है या इन्वॉल्व होता है राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस में। ये प्रोटीन भी बनाता है, राइबोसोम्स भी बनाता है। न्यूक्लियोलस फंक्शन क्या है? साइट ऑफ एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस। यह जो न्यूक्लियोलस है यह साइट है एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस का। लार्जर एंड मोर न्यूमरस न्यूक्लियाई आर फाउंड इन सेल्स विथ हाई प्रोटीन सिंथेसिस एक्टिविटी। जहाँ ये बड़ा होगा जिस भी किसी सेल्स में न्यूक्लियोलस, वहाँ पे हाई प्रोटीन सिंथेसिस एक्टिविटी होती है और प्रोटीन ही बॉडी बिल्डिंग मटेरियल्स होता है। अब न्यूक्लियस यहाँ इसके फेज में के बारे में हम बात करते हैं कि एक मैचुरेशन फेज होता है, एक इंटरफेज न्यूक्लियस होता है, एक प्री फेज होता है। जब बनता है तो बनने से पहले प्री फेज, फिर इंटरफेज बीच में, जैसे 4 स्टेज होते हैं मनुष्य के, वैसे ही इसमें भी होता है। युवा अवस्था होता है, बाल्य अवस्था होता है। तो उसी तरह इंटरफेज में क्या करता है? तो इंटरफेज में यह एक लूज एंड इनडिस्टिंक्ट नेटवर्क ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर का रखता है, जिसे हम लोग क्रोमैटिन कहते हैं। इंटरफेज में यह लूज और इनडिस्टिंक्ट नेटवर्क न्यूक्लियोप्रोटीन का रखता है, जिसे हम लोग क्रोमैटिन कहते हैं। यह न्यूक्लियोलस है, इसके अंदर क्रोमैटिन फाइबर्स पाए जाते हैं। ड्यूरिंग सेल डिवीजन द न्यूक्लियस इज रिप्लेस बाय स्ट्रक्चर टू क्रोमोसोम। सेल डिवीजन के समय न्यूक्लियस जो है वो रिप्लेस हो जाता है स्ट्रक्चर क्रोमोसोम के दौरान। ये न्यूक्लियस जो है जब सेल डिवीजन होता है तो ये आप देखेंगे जब इसके अभी आगे लेक्चर में मैं बताऊंगा कि यह न्यूक्लियस खत्म हो जाता है और ये न्यूक्लियर को आप ऊन के गोले को जिस तरह देखें तो उसको उभार दिया जाता है, उसको खोल दिया जाता है और वही जो क्रोमोसोम होता है जो आपकी बॉडी के सारे गुण को रखता है, वह एक सेल से दूसरे सेल्स में जाता है जब सेल डिवीजन होता है। तो क्रोमैटिन कंपोजिशन, या क्रोमैटिन रखता क्या है? तो यह डीएनए रखता है, बेसिक प्रोटीन जिसे हम लोग हिस्टोन प्रोटीन्स भी कहते हैं या हिस्टोन कहते हैं। कुछ हिस्टोन नॉन हिस्टोन प्रोटीन और आरएनए भी रहते हैं। ये जब तो इसी से जो होता है सेल डिवीजन जो होता है, माता पिता का या जिसका भी गुण होता है वह डीएनए के थ्रू ही आता है। इसीलिए किसी भी क्राइम में चाहे कहीं भी पैटर्निटी डिस्प्यूट्स में डीएनए ही चेक किया जाता है, क्योंकि वही पार्टिसिपेट करता है। जब सेल डिवीजन होता है तो एक दूसरे का गुण वो आधा आधा आ जाता है। डीएनए इन क्रोमोसोम, ये सिंगल ह्यूमन सेल है अबाउट 2 मीटर्स ऑफ डीएनए। एक सिंगल ह्यूमन सेल्स के अंदर 2 मीटर तक का डीएनए होता है और जो जिसमें 46 क्रोमोसोम होते हैं, 23 पेयर। अब ये आ गया क्रोमोसोम। ये देखिए, ये मान के चलिए कि ये न्यूक्लियोलस है। न्यूक्लियोलस के अंदर क्रोमैटिन फाइबर है। ये क्रोमैटिन फाइबर को आप मान के चलिए कि एक ऊन का गोला है। अब उसको आप खींचते जा रहे हैं, धागे के जैसे खींचते जा रहे हैं और वो उभरता जा रहा है। अब ये देखिए, ये क्रोमैटिन फाइबर ऐसे उभरता जा रहा है। अब ये इसमें न्यूक्लियोसोम होते हैं। ये आपको अगले क्लास में पढ़ाया जाएगा, क्लास 12th में, जिसमें एक मॉलिक्यूलर बायोलॉजी करके चैप्टर है, 6 चैप्टर 12th क्लास में। उसमें इसके पूरे स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया है, जिसमें न्यूक्लियोसोम है, डीएनए हेलिक्स है, हिस्टोन प्रोटीन है। हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर न्यूक्लियर ये क्रोमोसोम कैसे रैप होता है, उसका इंड पॉइंट कौन है, वो चीज़ें। और ये देखिए, ये आपको ये क्रोमोसोम है, ऐसे ही धागे की तरह बनता है। और ये जब न्यूक्लियस जब सेल डिवीजन होता है तो ये ऐसे पार्ट होके अलग अलग हो जाता है, तो इसका गुण उसमें, इसका गुण उसमें। क्रोमोसोम स्ट्रक्चर, क्रोमोसोम आर विजिबल ओनली ड्यूरिंग सेल डिवीजन। ये जो क्रोमोसोम है, क्योंकि उस समय न्यूक्लियस गायब हो जाता है और उस समय केवल ये क्रोमोसोम विजिबल होता है जब सेल डिवीजन होता है तब। इस क्रोमोसोम है जो प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन कॉल्ड सेंट्रोमियर। प्रत्येक क्रोमोसोम के पास एक प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन होता है। कॉन्स्ट्रिक्शन मतलब जिसे होते हैं धसाव, कोई भी चीज है तो यहाँ पे जैसे देखिए ये धसाव है, यहाँ पे अगर ऐसे धंसा हुआ है जहाँ से वो आसानी से टूट सके, उसे हम लोग सेंट्रोमियर कहते हैं। ये जनरली सेंटर में प्रेजेंट होता है, इसीलिए हम लोग सेंट्रोमियर इसका नाम दिया गया है। लेकिन अभी आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा जिसमें ये बताया गया है
कि इसके 4 फेज होते हैं। तो ये सेंट्रोमियर तो नाम है, लेकिन कुछ में इंड फेज पे होता है, कुछ में हल्का सा मिडिल फेज में होता है। काइनेटोकोर डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन द साइड ऑफ सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर के साइड में एक डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर होता है जिसे हम लोग काइनेटोकोर बोलते हैं। यह इन्वॉल्व होता है सेल डिवीजन के मूवमेंट के लिए। अब इस सेंट्रोमियर का फंक्शन क्या है? यह दो क्रोमैटिड्स को एक साथ रखता है। एक ये क्रोमैटिड्स हो गया और एक ये क्रोमैटिड्स हो गया, इन दोनों को ये जोड़े रखता है और साथ रखता है। अब बात करते हैं क्रोमोसोम के इस टाइप के बारे में। तो यह सेंट्रोमियर पोजीशन के बेसिस पे 4 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है मेटासेंट्रिक, जिसमें सेंट्रोमियर आपका सेंटर में प्रेजेंट होता है। ये देखिए बीच एकदम सेंटर में प्रेजेंट होगा। यही मैंने कहा कि देखिए ये सेल डिवीजन यहाँ पे हो रहा है तो ये माइग्रेट कर जाता है, उसमें न्यूक्लियस गायब है यहाँ पे। यही आपका इसमें आधा आधा गुण है। 46 क्रोमोसोम होते हैं, 23 पेयर, तो 23 पेयर इधर भी आ जाते हैं, 23 पेयर इधर आ जाते हैं। इसीलिए डीएनए चले जाते हैं, पास हो जाते हैं वन सेल टू नेक्स्ट सेल। यह दो इक्वल। सब मेटासेंट्रिक में आप देखें कि सेंट्रोमियर स्लाइटली ऑफ सेंटर रिजल्टिंग इन वन शॉर्टर आर्म एंड वन लॉन्गर आर्म। सब मेटासेंट्रिक में सेंट्रोमियर यहाँ प्रेजेंट है, जिसमें एक आर्म छोटा है और दूसरे साइड का आर्म ये बड़ा है, जिसमें आपका इसको कह सकते हैं बिटवीन और मिडिल इंड एंड इंड के तरफ है। और फिर तीसरा है एक्रोसेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक में थोड़ा सा एक आर्म जो है वो थोड़ा सा बचा है, बाकी दूसरा आर्म जो है वो नॉर्मल है। फिर टीलोसेंट्रिक आता है। तो टीलोसेंट्रिक में आपका एक साइड का टर्मिनल इंड खत्म हो जाता है, लेकिन दूसरा इंड लॉन्गर ही होता है। इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि एम एस ए टी। आप इसको MS AT करके न्यूमोनिक के तौर पे याद कर सकते हैं और आपको याद हो जाएगा। बस आप ये ध्यान रखिएगा कि ऐसे ही याद रखिएगा, जिसमें बराबर दोनों आर्म एम में, इसमें छोटा सा और उसमें और छोटा, और इसमें टीलोसेंट्रिक में एकदम खत्म। अब हम बात करते हैं कि सैटेलाइट क्रोमोसोम। यही क्रोमोसोम्स में कुछ सैटेलाइट क्रोमोसोम्स होते हैं जो एक डबल कॉन्स्ट्रिक्शन पाए जाते हैं। जहाँ डबल कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है, एक तो जहाँ प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन होता है उसे हम लोग सेंट्रोमियर कहते हैं, लेकिन इसमें कुछ में डबल कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है, जिसे हम लोग उसके ऊपर के चीज़ों को हम लोग सैटेलाइट क्रोमोसोम या सैट क्रोमोसोम कहते हैं। क्रोमोसोम विथ स्मॉल सेगमेंट सैटेलाइट सेपरेट फ्रॉम द मेन बॉडी या बाय सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। ये सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन के द्वारा मेन बॉडी से अलग हो जाता है, जिसको हम लोग सेट क्रोमोसोम भी बोलते हैं। ये देखिए structure main chromosome body plus a distinct satellite region. Satellite is connected by a narrow secondary constriction, not centromere. सैटेलाइट क्रोमोसोम सेंट्रोमियर के द्वारा नहीं जुड़ा होता है, जबकि अलग से दूसरा कंस्ट्रक्शन होता है, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन होता है। विजिबिलिटी ऑब्जर्विंग ड्यूरिंग माइटोसिस एंड मियोसिस अंडर ए माइक्रोस्कोप। जैसा कि आपको पता होगा कि ये पूरा से क्रोमोसोम ही सेल डिवीजन के दौरान दिखता है, लेकिन सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन माइटोसिस और मियासिस के दौरान दिखता है माइक्रोस्कोप में। एसोसिएशन लिंक टू न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन। न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन कंटेन्स जीन फॉर राइबोसोमल आरएनए। ये न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन से लिंक होते हैं सेट क्रोमोसोम, और ये रखते हैं राइबोसोमल आरएनए को। इनका फंक्शन क्या होता है? तो यह न्यूक्लियोलस फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं और राइबोसोम का प्रोडक्शन करते हैं। तो ये न्यूक्लियोलस से क्रोमैटिन और
क्रोमोसोम बनते हैं और फिर क्रोमोसोम के द्वारा न्यूक्लियोलस का फॉर्मेशन होता है। देखिए हो गई ना दुनिया गोल। और ये कुछ राइबोसोम प्रोडक्शन भी करते हैं। अगर मान लीजिए कि न्यूक्लियस गायब हो गया या न्यूक्लियोलस गायब हो गया तो राइबोसोम कौन प्रोड्यूस करे? तो इसमें सेकेंडरी ट्रांसक्रिप्शन जो होता है ये साइड क्रोमोसोम तुरंत राइबोसोम को प्रोड्यूस करने लगते हैं। अब हम आते हैं माइक्रोबॉडीज में, लास्ट टॉपिक है ये, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का लास्ट टॉपिक है। इसमें आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो छोटा सा दिया है, लेकिन मैंने इसको दिखाने का कोशिश किया है कि माइक्रोबॉडीज हैं क्या। ये स्मॉल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल। माइक्रोबॉडीज जो होती हैं, जो स्मॉल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स हैं जो यूकैरियोटिक सेल्स में पाई जाती हैं, टिपिकली 0.2 से 1.5 माइक्रोमीटर डायमीटर में होती हैं। आल्सो नोन एज समटाइम रिफर्ड है स्पेसिफिक टाइप जैसे पेरोक्सिसोम, ग्लाइऑक्सिसोम्स। कुछ में ये पेरोक्सिसोम और ग्लाइऑक्सिसोम जो होते हैं उनको हम लोग कहते हैं। स्ट्रक्चर क्या होता है? सिंगल लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन इनक्लोजिंग ए मैट्रिक्स। सिंगल लिपिड बाइलेयर जो होता है वह घिरा होता है एक मैट्रिक्स के द्वारा। ऑफन कंटेन इंजाइम्स एंड ए क्रिस्टलाइन कोर इन सम केसेस। यह कुछ में इंजाइम रखते हैं और एक क्रिस्टलाइन कोर रखते हैं। यह टाइप्स दो तरीके के हैं। पेरोक्सिसोम मोस्ट कॉमन टाइप होता है, इन्वॉल्व इन ऑक्सीडेटिव रिएक्शन। ये ऑक्सीडेटिव रिएक्शन में इम्पोर्टेंट होता है। जैसा कि आपको पता है पेरोक्सिसोम जनरली एनिमल्स में पाए जाते हैं जो फैटी एसिड्स को तोड़ते हैं, ऑक्सीजनेशन का काम करते हैं, ऑक्सीडेटिव रिएक्शन काम करते हैं कि जिससे हाइड्रोजन पेरोक्साइड से ये ऑक्सीजन देने का काम करते हैं। ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ग्लाइऑक्सिसोम जो है आपको प्लांट्स में पाए जाते हैं जो ये भी फैटी एसिड्स को ही तोड़ते हैं और एनर्जी देने का काम प्रोवाइड करते हैं। जो माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है ये पेरोक्सिसोम भी करते हैं और ये दोनों साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। वही साइटोप्लाज्म जो न्यूक्लियस के बाहर होता है। तो ग्ला ग्लाइऑक्सिसोम्स को हम स्पेशलाइज्ड पेरोक्सिसोम्स भी कहते हैं। यह सीड जर्मिनेट करता है, उस दौरान यह सीड उसको भोजन प्रोवाइड करता है या एनर्जी प्रोवाइड कराता है। तो ये याद रखिएगा, पेरोक्सिसोम जनरली ये एनिमल सेल्स में पाए जाते हैं और ग्लाइऑक्सिसोम जो हैं वो प्लांट सेल्स में पाए जाते हैं। लेकिन दोनों का काम एक ही होता है, एनर्जी प्रोवाइड कराना, फैटी एसिड को तोड़ना, ऑक्सीजनेशन देना और फूड प्रोवाइड कराना। जो माइटोकॉन्ड्रिया का भी काम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी ये रोल प्ले करते हैं। तो इतना आपको नहीं पढ़ना है अभी, आपको मैं केवल एनसीईआरटी के बेसिस पे पढ़ा रहा हूँ और कुछ उसमें ऐड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि नीट में सारे बच्चे नहीं सिलेक्ट हो पाते हैं, तो कुछ को यूनिवर्सिटी में भी जाना पड़ता है। तो डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटी जो है वो कुछ टॉपिक से सवाल पूछती हैं जो जरूरी है इंक्लूड करना। बाकी ये चैप्टर समाप्त होता है। नेक्स्ट चैप्टर में हम अगले टॉपिक के बारे में बात करेंगे। आप सभी का धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब करें।